नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी के यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और चल रहा था हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद यानी यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें अभी तक हम लोग 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। इसमें आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा। पूरी प्ले लिस्ट इसकी बनी हुई है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जाकर सारे लेक्चर आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप हमारे रविन एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी जाकर ये लेक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रस्तावों के बारे में। तो प्रस्ताव क्या होते हैं और बहुत सारे प्रस्ताव हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग जहाँ कल छोड़े थे वहीं आगे हम आपका हाथ पकड़कर आपको ले चलते हैं। ठीक है, हाँ, डिटेल में लेक्चर होता है तो जो हमारे लेक्चर को अटेंड करेगा वो धैर्य रखेगा, और धैर्य के साथ अगर आपने लेक्चर को पढ़ लिया तो मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ आपको घर से अपना पैर निकालना भी नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ। तो विश्वास प्रस्ताव में 2 मिनट की चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस मोशन, चाहे विश्वास प्रस्ताव हो चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, ये लोकसभा में लाए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है, सत्ता पक्ष लाती है, और अगर ये विश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार आगे कंटिन्यू करेगी, और यदि गिर गया तो सरकार भी गिर जाएगी। ठीक है, तो अभी तक क्या विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं भारत में? बिल्कुल। विश्वास प्रस्ताव सबसे पहले 1979 में चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया था। फिर 1990 में वीपी सिंह जी की सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया, और 1997 में एचडी देवगौड़ा साहब की सरकार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों सरकारें गिर गई थी, वो नहीं हासिल कर पाई थी, उसे नहीं पास करा पाई थी। तो ये कुछ फैक्ट टाइप थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। और अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई आगे के जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब कौन कौन से बचे हैं प्रस्ताव? शुरुआत में शायद मैंने इसको लिखाया था कि कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं। तो अब हम लोग एक बात करते हैं सेंसर मोशन की। ठीक है, इसको कहते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव बहुत ही आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल कंक्रीट पे खड़ा कर दूंगा। ठीक है, कंक्रीट की तरह क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तभी बात बनेगी। तो सेंसर मोशन जो होता है, ऑब्वियस सी बात है, निंदा है तो जरूर निंदा करने के लिए लाया जाता होगा। तो किसकी निंदा? सरकार की। सरकार की निंदा करेगा कौन? जो अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन के द्वारा ये लाया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, है ना, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है पहली बार। ठीक है, और किसकी निंदा करने के लिए लाया जाता है? सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो सरकार की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की जाती है इस प्रस्ताव के माध्यम से। तो सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार की नीतियों की आलोचना, क्रिटिसाइज करने के लिए, आलोचना के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रस्ताव लाया गया और पास हो गया तो फिर क्या होगा, है ना, इस पर बात हम लोग
इसको डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक मंत्री या मंत्रियों के कुछ समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, एक मंत्री, मंत्रियों के समूह, यानी मान लीजिए 100 मंत्री हैं तो उनमें से 10 मंत्री के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, यानी मंत्रियों के छोटे समूह, मंत्रियों के छोटे समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर ये पारित हो जाता है तब क्या होगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं कि पारित हो जाएगा तो क्या होगा। तो अगर ये पास हो गया तो क्या समस्या आएगी। तो इसके पास होने से सरकार को इस्तीफा तो नहीं देना होगा, है ना। तो इसमें आप लिखोगे नंबर 1, सरकार को इस्तीफा नहीं देना होता है, इस्तीफा नहीं देना होता है, नहीं देना होता है। हाँ, सरकार की मतलब किरकिरी तो हो जाती है, मतलब सरकार की जो स्थिति है वो यहाँ पर कमज़ोर टाइप हो जाती है। तो इससे क्या होता है, सरकार को इस्तीफा देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इससे विरोधियों को, यानी जो विपक्ष है, उसको ये संकेत तो मिल ही जाता है कि सरकार की स्थिति कमज़ोर हो गई है, तभी तो सरकार की निंदा का प्रस्ताव पास हो गया है। इसका मतलब है सरकार के जो सपोर्टर हैं उनकी संख्या कम हो गई, तभी निंदा प्रस्ताव पास हो गया। अगर सरकार के सपोर्टर ज़्यादा होते तो निंदा प्रस्ताव पास होता ही नहीं। तो निंदा प्रस्ताव पास होने से क्या संकेत मिलता है, तो इससे विपक्षियों को, यानी अपोजिशन को इस बात का संकेत मिल जाता है, इस बात का संकेत मिल जाता है कि सरकार की स्थिति कमज़ोर हो गई है, सरकार की स्थिति कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो गई है। अब देखो, अगर हम लोग एक ऐसे कॉमन सी बात अगर हम लोग देखें कि जैसे मान लो कि अगर 2 अपोजिट पार्टी है, ठीक है, और अगर एक पार्टी को लगा कि हमारी सामने वाली पार्टी कमज़ोर हो गई है, तो वो अगला प्रहार करेगा और उस पार्टी को ध्वस्त कर देगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। अब विपक्षियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि अरे सत्ता पक्ष कमज़ोर हो गया है, तो इस कमज़ोर पक्ष को गिराने के लिए अगला प्रहार कर दिया जाए। जैसे हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक पेशवा कहता है, बाजीराव पेशवा मुगलों के लिए कहता, आओ हम इस खोखले वृक्ष पर तने, इस खोखले वृक्ष के तने पर प्रहार करें, इसकी शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी, है ना। तो ये खोखला हो गया है, सरकार खोखली हो गई है, तो विपक्ष को लगता है कि अगला प्रहार कर दिया जाए और सरकार गिर जाएगी। तो अगला प्रहार क्या कर सकता है विपक्ष ऐसे में, तो ऐसे में यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे, पेश कर दे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव क्यों पेश किया, क्योंकि उसको पता है, संकेत मिल गया ना कि अब इनकी स्थिति कमज़ोर हो गई है लोकसभा में,
और अगर हम अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, और अविश्वास प्रस्ताव पास होते ही सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार धाराशायी हो जाएगी। तो अगला स्टेप, अगर अगला ट्रम्प कार्ड इन्होंने फेंक दिया और वो काम कर गया तो सरकार गिर जाएगी। तो यदि पारित हो गया क्या, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर? तो निंदा प्रस्ताव समझ में आ गया पूरा। तो निंदा प्रस्ताव से पता चल जाता है विपक्षियों को कि सरकार की स्थिति कमजोर हो गई है, इसलिए वो अगला प्रहार कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के रूप में, और यदि वो पारित हो गया, पारित होने के चांस बन जाते हैं क्योंकि सरकार की स्थिति लोकसभा में कमजोर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार धाराशायी हो सकती है। तो निंदा प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया जाता है? सरकार की जो नीतियां हैं उनको, उनकी आलोचना करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, निंदा प्रस्ताव के पारित होते सरकार इस्तीफा नहीं देगी, स्थिति कमजोर हो जाएगी। तब देगी इस्तीफा जब अगला प्रहार कर देगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चल, तो निंदा प्रस्ताव कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रस्ताव की तरफ। उसके पहले आप लोग बता दो, मेरी वॉइस, मेरा ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? आप जो मैं लिख रहा हूँ ये कैमरे के फ्रेम में आ रहा है? ओके, चलो। तो अगला हम लोग बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट है धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। मोशन ऑफ थैंक्स। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? ये बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, ये बड़ी मजेदार चीज, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। देखो, एक चीज आपको याद रखना है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन के राजा से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के राजा से। कहने का मतलब है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है समझो जरा बहुत अच्छे से। देखो, एक्चुअल में जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और ये दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रस्तुत किया जाता है, दोनों जगह। अब ये राष्ट्रपति का अभिभाषण, एक भाषण होता है, एक अभिभाषण होता है। तो भाषण में क्या होता है कि मतलब किसी से कहा जाए आप स्पीच दो, आप खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पे और 500 लोग बैठे हुए स्पीच देना है, तो जो आपके दिमाग पे आ रहा है आप उसको बोलते जा रहे हैं। ठीक है, वो स्पीच हो गई। लेकिन जो अभिभाषण होता है ये पहले से तय मुद्दों पर होता है, पहले से प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, तो तय मुद्दों पर जो होता है उसको अभिभाषण कहते हैं। अब ये अभिभाषण एक्चुअल में है क्या? ये है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, और इस अभिभाषण में सरकार की भावी नीतियों का वर्णन होता है। तो अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की भावी नीतियों का उल्लेख होता है। ठीक है,
सरकार भविष्य में क्या करेगा, मतलब आगे सरकार 5 साल में, है ना, या अभी 1 साल में क्या करने वाली है, कौन कौन सी नीतियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो सरकार की भावी नीतियां होती हैं उसका उल्लेख होता है इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है इसको तैयार मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। इसे मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं है। राष्ट्रपति के लिए ये मंत्रिपरिषद एक अभिभाषण तैयार कर देती है, लिख दिया गया, ठीक है। और उसमें सरकार की आगे की नीतियां क्या होंगी, क्या रणनीति होगी, वो सब लिखा रहेगा। बस राष्ट्रपति महोदय खड़े होंगे और उसे ऐसे ऐसे करके पढ़ देंगे, ठीक है। वो पढ़ देते हैं, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति तो सिंबॉलिक है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति से क्यों पढ़वाया जाता है? तो आपको मैंने बताया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत ध्यान समझिए इस चीज को। भले ही सिंबॉलिक है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लगा है ना, हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और ये पीसीएस में क्वेश्चन आया भी था, यूपी पीसीएस में, कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर आप राष्ट्रपति ही लगाओगे, लेकिन रियल में कौन होता है? पीएम। तो चूंकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, अर्थात सरकार के प्रमुख होते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, तो फिर सरकार की नीतियों को कौन अभिभाषण में बताएगा? राष्ट्रपति बताएंगे। इसीलिए राष्ट्रपति से इसको पढ़वाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? संसद में, ठीक है, संसद में पढ़वाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई ना सभी को? चलो, बहुत अच्छी बात। तो राष्ट्रपति इसे अभिभाषण देते हैं। अब ये अभिभाषण 2 मौकों पर देते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, इसी तरीके से समझते चलिए और बनाते चलिए, ठीक है। 2 मौकों पर ये अभिभाषण देते हैं, ठीक है। कब? यानी 2 मौके हैं। दो मौके। एक मौका होगा जब नई लोकसभा का चुनाव होगा और उसका जो प्रथम बैठक होगा, यानी नई लोकसभा की प्रथम बैठक, ठीक है। और हर साल की शुरुआत में जो लोकसभा की पहली बैठक होती है ना, साल की प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक में, तो 2 जगह इनका अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में 2 अवसर होते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 अवसर हैं। और आपको हमने बताया था कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के समवेत बैठक को संबोधित करते हैं। कब? जब नई लोकसभा का गठन होता है और उसकी पहली बैठक में अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति इसको एड्रेस्ड करते हैं, और साल की प्रथम बैठक में भी एड्रेस्ड करते हैं, संबोधित करते हैं। और इसी दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभिभाषण 2 मौकों पर होता है, ठीक है। और अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर ना आप लोगों को? तो बड़ा मजा आने वाला है भाई।
तो ऐसे बिल्कुल नोट्स आप बनाओगे, बिल्कुल है ना, इसी तरीके से माइंड में आपके मैपिंग होगी, छपेगा। ठीक, तो दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। अब आगे की कहानी क्या है, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, आगे की कहानी मैं आपको यहां बताता हूं। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में पास नहीं हुआ, ठीक है, राज्यसभा में पास, दो बातें होंगी ना, जैसे राज्यसभा में पास हो गया या नहीं हुआ, या नहीं हुआ। दूसरा, लोकसभा में पास हो गया या नहीं हुआ, या नहीं हुआ। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिख रहा है आप लोगों को? ओके, दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। तो धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाएगा, और धन्यवाद प्रस्ताव जब दोनों सदनों में लाया जाएगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पास हो भी सकता है, पास नहीं भी हो सकता है, पास हो भी सकता है, पास नहीं भी हो सकता है। अगर पास हो गया तो कोई बात नहीं है ना। धन्यवाद प्रस्ताव पास होने का मतलब जानते हो, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, यानी सरकार की नीतियों में उनको विश्वास है, तभी तो पास हुआ है ना। भाई हमने कुछ बोला और लोगों ने धन्यवाद दिया, हम पढ़ा रहे, आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा और हमें धन्यवाद कहा, थैंक्स कहा। बहुत लोग कमेंट में थैंक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब है वो हमारी पढ़ाई से, हमारे लेक्चर डिलीवर करने के तरीके से वो संतुष्ट हैं, तभी तो उन्होंने थैंक्स बोला। तो अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण से लोकसभा राज्यसभा के सदस्य सहमत हैं तो उस पर लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव पास हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति के अभिभाषण मतलब सरकार की नीतियों से, है ना, भावी रणनीतियों से यदि संतुष्ट हैं तो वो पास हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सहमति हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये हो सकता है कि लोकसभा में ना पास हो, और जब लोकसभा में पास नहीं होगा, ध्यान समझिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ तो परिणाम क्या होगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, लोकसभा में पास नहीं हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, इसका मतलब लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको विश्वास नहीं है सरकार पर। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार में अविश्वास पैदा हो गया, सरकार में अविश्वास पैदा हो गया। तो जिस सरकार में अविश्वास पैदा हो गया उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा में अगर पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सरकार की हल्की सी वो होगी, मतलब इंसल्ट टाइप होगी, बट इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो इसका मतलब लोकसभा में सरकार ने बहुमत, विश्वास खो दिया और सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जब ये आया प्रस्ताव, ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव, और उसमें विपक्ष ने थोड़ा सा संशोधन कर दिया कि नहीं, ऐसी रणनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और विपक्ष ने संशोधन करके उसको पास करा दिया, तो इसका मतलब है कि सरकार की जो छवि है वो थोड़ी सी धूमिल होगी। कि इसका मतलब है कि सरकार की नीतियों पर सभी लोगों को विश्वास नहीं था, इसीलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। लेकिन विपक्ष ने चूंकि संशोधन किया है तो सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन सरकार की स्थिति थोड़ी सी यहाँ धूमिल हो सकती है, छवि धूमिल हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो आपको एक बात याद रखना है कि धन्यवाद प्रस्ताव किस पर लाया जाता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसका वर्णन होता है? सरकार की भावी रणनीतियों का। ठीक है। अगर ये लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। राज्यसभा में पास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सरकार की छवि थोड़ी सी धूमिल होगी। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बहुमत पे सरकार, अगर राज्यसभा में बहुमत कम हुआ तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में बहुमत कम हो गया
तो फिर फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर विपक्षी दलों ने इसको थोड़ा सा संशोधन के साथ अगर पारित कर दिया, थोड़ा सा इसमें नीतियों में बदलाव कर दिया, तो सरकार की छवि थोड़ी सी धूमिल होगी, लेकिन सरकार को रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। यानी सरकार की इंसल्ट तो हो सकती है, लेकिन रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर समझाई, आप स्ट्रक्चर इसका बना लीजिए, और जो बातें मैंने बोली हैं उसको आप लिख जरूर लीजिएगा। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, तो पहले एक बार लेक्चर को पूरा देख जाओ, पूरा लेक्चर देख जाओ, इसका दोबारा उसका नोट्स बनाओ, क्योंकि एक बार जब आप देख लोगे, सुन लोगे और फिर दोबारा नोट्स बनाओगे, तब आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, बुक वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगले प्रस्ताव की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कटौती प्रस्ताव, यानी कट मोशन। तो कटौती प्रस्ताव की बात हम लोग करने वाले हैं। ये क्या होता है, आइए समझते हैं। देखो, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। अच्छा ये बताओ आप लोग, प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? ये तो याद है ना, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। संसद में कोई मामला उठाने के लिए, संसद में कोई विचार विमर्श करने के लिए, अपनी बात को शुरू करने के लिए एक तरीका होता है प्रस्ताव, है ना। एक सब व्यक्ति ऐसे नहीं कि वहाँ खड़े चिल्लाने लगेंगे, एक प्रस्ताव जाएगा रिटर्न में, ठीक है, और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से। अब जाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं कट मोशन की तरफ, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारे पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन, आप यदि लैपटॉप पर लेक्चर देख रहे हैं तो कर्सर ले जाएंगे, तो राइट कॉर्नर पर आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी, आप पूरा देख लीजिए, ठीक है। या आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कटौती प्रस्ताव की बात हम लोग करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे सरकार, मंत्रिपरिषद, बहुत धैर्य से समझिएगा, इसको हम लोग सरकार बोल दे रहे हैं, कार्यपालिका है ना, सरकार। तो सरकार का क्या होता है? बजट, बजट आता है, बजट में क्या होता है? आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, ठीक है, दो चीजें होती हैं। अब व्यय मतलब खर्च, ठीक है, खर्च करना है। अब खर्च भी दो तरीके के होते हैं, जब हम लोग इकोनॉमी वाला क्लास पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि खर्च दो प्रकार के होंगे व्यय, एक होगा राजस्व व्यय और एक होगा पूंजीगत व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। फिलहाल हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात यहाँ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संविधान। अब देखो, कुल मिलाकर जब व्यय होगा तो किस मंत्रालय को कितना अनुदान दिया गया है कार्य करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना पैसा अलॉट किया गया है ना, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कितना दिया गया विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए, ये सब किया जाता है ना। तो मंत्रालयों को यानी जो मिनिस्ट्रीज होते हैं, विभिन्न मंत्रालयों को बजट में कितना अनुदान अलॉट किया गया है, ग्रांट, कितना अनुदान दिया गया है, ये सब इसमें तय होता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये होता है ना। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जैसे मान लो जो विपक्ष है, विपक्ष, अपोजिशन की निगाह है इस बजट पर,
जब आप बजट आता है, देखो अपोजिशन विरोध करता है ना कि अरे ये घटिया बजट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये गुब्बारी की तरह फूला हुआ बजट है, इसे स्विच बोलेंगे पिचक जाएगा, बेकार का बजट है, इसमें गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया, ये अमीरों वाला बजट है। ऐसे बहुत सारे आलोचनाएं होती है ना विपक्ष की तरफ से। तो विपक्ष इस पर ध्यान लगाए हुए। अब विपक्ष ये कहता है कि भैया जो आपने ये जो अनुदान दिया है विभिन्न मंत्रालयों को, जो ग्रांट अलॉट की है, वो उचित नहीं है, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो विपक्ष कहता है कि ये जो अनुदान है ना, अनुदान ये उचित नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों को अलॉट किया गया अनुदान उचित नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए इसको कम किया जाए, इसलिए इसको कम किया जाए, इसमें कटौती करो। ठीक है, इसलिए कटौती करो, कटौती करो। लेकिन ऐसे ये हाथ खड़ा करके चिल्लाएगा थोड़ी ना कि कटौती करो। तो कोई भी बहस करने के लिए, कोई भी मामले को उठाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा ना, मोशन लाना पड़ेगा। तो इस कटौती बजट में जो एक्स्ट्रा इसको लग रहा है, उसको कटौती करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाएगा, पेश किया जाएगा, उसे कहेंगे कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो इस बजट में कटौती हेतु प्रस्ताव क्या कहलाएगा? कटौती हेतु प्रस्ताव ही कहलाएगा कटौती प्रस्ताव। कटौती बताओ, आया सभी को समझ में कटौती प्रस्ताव क्या होता है? ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आप नोट्स बनाइएगा, मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है। ठीक है, चलो बना लीजिए। कहने का मतलब विपक्ष असंतुष्ट है इस अनुदान से, तो कटौती प्रस्ताव लाए। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया था, अपनी मर्जी से कटौती प्रस्ताव या कोई प्रस्ताव थोड़ी ना आएगा। तो पहले तो पूछना पड़ेगा ना, अनुमति लेनी पड़ेगी। तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? जो पीठासीन अधिकारी होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। तो बेसिकली जो कटौती प्रस्ताव आते हैं, ये देखो धन के मामले हैं। बजट क्या है? धन का मामला है। तो धन के मामले पर जो भी काम होते हैं वो लोकसभा पर होते हैं, लोकसभा में होते हैं। तो कटौती प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में, तो लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी, वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो स्पीकर की अनुमति से आएगा भैया, ये है ना, स्पीकर की अनुमति से आता है। अब कटौती प्रस्ताव ला तो दिया गया, ठीक है, लेकिन पास हो गया तब क्या होगा? ठीक, तो उसकी चर्चा हम लोग इधर आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। अब कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? जो 3 प्रकार के होते हैं एक्चुअल में कटौती प्रस्ताव। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ कट मोशन, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है नीति कटौती, नीति कटौती प्रस्ताव। पॉलिसी कट मोशन, ठीक है, पॉलिसी कट मोशन उसको कहते हैं, नीति कटौती प्रस्ताव। और एक होता है इकोनॉमिक कट, मतलब अर्थगत कटौती। इसको इकोनॉमिक कट कहते हैं। और एक होता है प्रतीक कटौती, टोकन कट, प्रतीक कटौती, क्या बोलते हैं इसको? टोकन कट। तो 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इस वाले में नीतिगत कटौती में यदि विपक्ष यानी संसद का सदस्य, ठीक है, जो विपक्ष में है, विपक्ष लाएगा, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड है। तो संसद का विपक्ष का सदस्य यदि सरकार की ढांचागत नीतियों से नाखुश है और बजट में जो मंत्रालयों को दिया गया अनुदान है उससे नाखुश है, तो फिर नीति कटौती प्रस्ताव लाएगा। ठीक है, तो 2 वजह से लाएगा। ठीक है, तो इसकी 2 वजह, क्या लिखूं, यहाँ पर लिख दूं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाने की 2 वजह, लाने की 2 वजह। नंबर 1, यदि सरकार की ढांचागत नीतियों से नाखुश है, ढांचागत स्ट्रक्चरल पॉलिसी, ढांचागत नीतियों और मंत्रालयों को दिए गए अनुदान से असंतुष्ट है, यानी मंत्रालयों को दिए गए अनुदान से असंतुष्ट, तो फिर ये नीति कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव सदन में पेश कर सकते हैं, तब ये प्रस्ताव आएगा, है ना, लाया जा सकता है। लेकिन अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना, किससे? लोकसभा अध्यक्ष से, स्पीकर से। जब ये प्रस्ताव आ गया, ठीक है, और अगर ये पास हो गया, ठीक है, तो जानते हो क्या होगा, इस प्रस्ताव के पास होते ही इसमें जो बजट अनुदान होता है उसको घटाकर 1 रुपये करने की मांग की जाती है इसमें। ठीक है, तो बजट अनुमान को घटाकर 1 रुपये करने की मांग की जाती है, इसमें मांग की जाती है। आज ना बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, शायद आप लोगों को आवाज़ भी उसकी आ रही होगी, बहुत भयंकर पानी बरस रहा है। ठीक है, तो अगर पास हो गया तो मौजूदा सरकार की लोकप्रियता घट जाएगी। ठीक है, अगर ये पास हुआ, ध्यान से समझना, कहाँ पर लिख दूँ, यहीं पर लिख रहा हूँ, ये यदि पास हो गया तो सरकार की लोकप्रियता घट जाएगी, सरकार की लोकप्रियता घट जाएगी। अब आप ये बताओ, प्रैक्टिकली क्या संभव है ये पास हो जाएगा? लोकसभा में अगर सरकार का बहुमत है तो सरकार के ही उसमें सरकार की पार्टी के ही मेंबर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार के पक्ष में मतदान होगा, तो कटौती प्रस्ताव आसानी से पास होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर पास हो जाता है तो सरकार की घटती हुई लोकप्रियता का संकेत होता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जानते हो क्या हो सकता है? ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होगा? इसका मतलब सरकार की स्थिति डामाडोल हो गई है, तो सरकार को बहुमत सिद्ध करके अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी यानी जो रूलिंग पार्टी है, उसको दोबारा बहुमत साबित करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सत्ताधारी, इच्छाधारी मत लिख दीजिएगा, सत्ताधारी रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी को दोबारा बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो समझा गया कि नीति कटौती में कितने रुपए करना पड़ता है। ये कितने रुपए की मांग करते हैं कि अब इसको कम करके 1 रुपये करो, ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर
हम आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, आपकी जो ढांचागत नीतियां हैं इनसे हम संतुष्ट नहीं हैं, और ना ही जो मंत्रालयों को आपने बजट अनुदान दिया है हम उससे भी संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए ये विपक्ष मांग करता है कि बजट अनुमान को घटाकर 1 रुपये किया जाए। ठीक है, तो ये पास होता नहीं है। अगर बहुमत वाली सरकार है तो पास कहाँ होगा, है ना। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं अर्थगत कटौती, इसको हटा देते हैं। इकोनॉमिक कट, तो इकोनॉमिक कट को भी आप समझ लेते हैं। ठीक है, देखो तो इसका क्या है, खर्च में कमी लाना। इसका उद्देश्य क्या है, खर्च में कमी लाना, खर्च में कमी लाना नाम ही है अर्थगत कटौती। तो जानते हो, जब विपक्ष को लगेगा, यानी जो विपक्ष का सांसद है, संसद सदस्य, यदि इसको लगता है कि केंद्रीय बजट में किसी मंत्रालय को दिया जाने वाला जो प्रस्तावित अनुमान है, अनुदान है, वो आवश्यकता से अधिक है, यानी बजट अनुदान आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से अधिक है, ऐसा लगता है किसको, विपक्षी सांसद को। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्तावित किया जाएगा, तो प्रस्तावित किया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा। ठीक है, तब ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। तो अनुदान की रकम कम करने के लिए, है ना, इसमें क्या करते हैं, अनुदान की रकम कम करो भाई, अनुदान की रकम कम करने के लिए, कम करने के लिए मतलब फिजूल खर्ची कम करो, आवश्यकता से अधिक आपने दे दिया है, तो इस अनुदान की मांग को कम करने के लिए इकोनॉमिक कट का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, यदि ये पास हो जाता है। ठीक है, अगर पास हो गया, यदि पास हो गया, पारित हो गया, तो जानते हो क्या होगा, जितने की इन्होंने सिफारिश की कि इतना आपको कम करना पड़ेगा, तो फिर उतना कम करना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार को कटौती करनी पड़ेगी, प्रस्तावित कटौती को मानना पड़ेगा जितना इसमें कहा गया होगा, तो सरकार को कटौती करनी पड़ती है। अब ये बताओ, क्या ये पास होगा, लोकसभा में पास हो पाएगा? कैसे हो पाएगा अगर बहुमत की सरकार है? ठीक है, इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है, फुल बहुमत में है, अगर कांग्रेस या कोई भी अपोजिशन ये प्रस्ताव लाना चाहे, पास होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे मौजूदा सरकार की सदन में लोकप्रियता पर सवाल उठता है। अगर ये पास हो गया तो सरकार को कटौती करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है, इसीलिए विपक्ष डोमिनेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ और है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, सरकार की लोकप्रियता, सरकार की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है पॉपुलैरिटी पर। तो बाकी यहाँ पर सरकार को रिजाइन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगले टाइप का कटौती, अब बचा हमारा टोकन कट। तो टोकन कट की बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं भाई। टोकन कट, ठीक, टोकन कट में क्या होता है समझो, इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, कि अगर जो विपक्ष का सांसद है, अगर उसको ये एहसास हो गया कि अनुदान की मांग, देखो एक चीज़ याद रखना, अनुदान की मांग यहाँ कम ज़्यादा इससे लेना देना नहीं यहाँ पर। ठीक है, अनुदान की मांग को कम करने के लिए
अर्थगत कटौती होती है, लेकिन यहाँ पर अनुदान की मांग को लेकर ये प्रस्ताव नहीं आता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त करने के लिए आता है। तो केंद्र सरकार की कार्यशैली, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सांकेतिक असंतोष, सांकेतिक क्योंकि प्रतीक है ना, सांकेतिक असंतोष प्रकट करने के लिए, असंतोष प्रकट करने के लिए पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। ठीक है, याद रखना, ये आपके यूपीएससी में पीटी में इस तरीके के स्टेटमेंट बना देगा। ठीक है, तो पर्पज आपको ज़रूर याद रखना है। और अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है, ठीक है, समझो लोकसभा में ही आएगा, जितने भी कट मोशन है कहाँ आते हैं, लोकसभा में। यदि पास हुआ, यदि पास हो गया तो जानते हो क्या होगा, इसमें जो 100 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, अनुदान में मंत्रालयों को दिया गया जो अनुदान होगा, अनुदान में 100 रुपए की कटौती करनी पड़ती है, कटौती करनी पड़ती है। अब ये बताओ, 100 रुपया काट लिया गया, इससे क्या बिगड़ेगा, क्या बनेगा? नहीं ना। तो ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक प्रतीक है, ये सिर्फ टोकन है। ठीक है, बस केवल सरकार की थोड़ी सी छवि को धूमिल करने के लिए, मतलब हम आपकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए काटो, चाहे थोड़ा ही काटो। तो स्पेशली बजट अनुमान, जो बजट में अनुदान जो दिया जाता है उसको कम करने के लिए नहीं लाया जाता है। ये 100 रुपये कम जरूर किए गए हैं, लेकिन ये हम आपकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए ये 100 रुपये काटो। ठीक है, अगर अनुदान में कटौती के लिए लाया गया होता तो फिर 100 रुपये काटने से कोई फायदा तो नहीं, फिर तो लाखों करोड़ों रुपए काटे जाते ना। तो वो अर्थगत कटौती में किया है। तो क्वेश्चन आता है कि 100 रुपये की कटौती किस कट मोशन में की जाती है? तो ये टोकन कट में की जाती है। तो समझ में आ गया कटौती प्रस्ताव, क्लियर? अब देखो, इस कट मोशन के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करती है। बेसिकली वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल इसके द्वारा किया जाता है ना। इसमें बहुत बड़ा अमाउंट काटने की बात कह सकते हैं विपक्ष, यानी विधायिका, स्पेशली विपक्ष कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करता है, वित्तीय फाइनेंशियल कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करता है। तो याद रखिएगा कि कार्यपालिका पर विधायिका का फाइनेंशियल कंट्रोल किसके माध्यम से स्थापित किया जा सकता है? तो कट मोशन के माध्यम से किया जा सकता है, और स्पेशली अर्थगत कटौती। क्यों? क्योंकि इससे एक बड़ी कटौती के लिए मांग उठाई जा सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो प्रस्ताव सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब और भी छोटे मोटे कुछ टर्म हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कुछ छोटे मोटे टर्म और हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे आधे घंटे की चर्चा, जो हाफ आवर डिस्कशन होता है, इसको चेक कर लेते हैं। आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्या होता है?
नाम से ही पता चल रहा है आधे घंटे की चर्चा है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई पर्याप्त लोक महत्व का मामला है, ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए ये समय डिसाइड किया जाता है। तो पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए, इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन डिसाइड किए जा सकते हैं उसके द्वारा। तो अध्यक्ष लोकसभा की अगर बात करें तो अध्यक्ष इसके लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं, सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकते हैं आधे घंटे की चर्चा के लिए। तो 3 दिन वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3 दिन इसमें डिसाइड किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे लोकसभा में अगर बात करें तो अगर लोकसभा में हम बात करें तो 135 मतलब सोमवार, मंगल छोड़ दीजिए बुधवार, बृहस्पति छोड़ दिए शुक्रवार, ये 3 दिन। लेकिन अगर राज्यसभा की बात हो तो राज्यसभा में जिस दिन अध्यक्ष डिसाइड करें, अध्यक्ष नहीं होंगे वहाँ पर सभापति होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिस दिन सभापति डिसाइड करें, सभापति निर्धारित करें। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या टाइम क्या होगा। तो जनरली ये शाम को जब सारा प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो 5 से 5:30 का समय इसके लिए डिसाइड किया जाता है, ठीक है, आधे घंटे की चर्चा के लिए। अब आधे घंटे की चर्चा में होता क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। तो ये तो कुछ फैक्ट हो गए। अब आधे घंटे की चर्चा में होगा क्या, देखो हमने आपको बताया था प्रश्न। तो प्रश्न चाहे वो तारांकित हो या अतारांकित हो, स्टार्ड और नॉन स्टार्ड क्वेश्चंस हो या अल्प सूचना प्रश्न हो, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न, इनका जब जवाब दिया जाता है, जब इनका आंसर दिया जाता है, वो मौखिक हो रिटन हो वो बात अलग है, ठीक है। इसका जब आंसर दिया जाता है, अब जैसे समझो ज़रा ध्यान से, जैसे मान लो कि हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर दिया, लेकिन उसके द्वारा दिए गए आंसर में उसने कोई ऐसा शब्द डाल दिया जिस शब्द का स्पष्टीकरण जरूरी है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर शब्द नहीं है, तो उसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी है। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए एक हम टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पर इस शब्द पर डिस्कशन किया जाएगा, इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो बस वही बात है। तो जैसे मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो तारांकित हो अतारांकित हो, चाहे वो अल्प सूचना वाले हों, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, उन्होंने आंसर दिए। अब इनके द्वारा दिए गए, यानी मंत्रियों के द्वारा दिए गए उत्तर में यदि कोई अस्पष्ट शब्द, जो मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, शब्द प्रयोग किया गया। अस्पष्ट का मतलब ये हुआ ना कि ऐसा नहीं कि वो हमें मतलब वो प्रिंट सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो हमें दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा शब्द दिख तो हमें रहा लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है, किया गया। तो इस अस्पष्ट शब्द पर चर्चा करने के लिए आधे घंटे की चर्चा की जाती है।
है ना, आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है, प्रावधान, ठीक है। और इस चर्चा में ये जो अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो आंसर दिया गया, उसमें जो क्लैरिटी नहीं है उस शब्द की, उस पर चर्चा की जाएगी और उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा, स्पष्टीकरण किया जाएगा। जैसे हम लोग नहीं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ हो जो तुम लोगों को समझ में ना आए, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो इसका डाउट सेशन रख लेंगे अलग से, और वो लाइव होगा जूम पर, ऐसा बोलते हैं। तो वो आधे घंटे का सेशन चल सकता है, 1 घंटे का, यहाँ तो कोई फिक्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया जाता है। तो बस सुनिए, डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए बस इतना याद रखो। तो आधे घंटे की चर्चा, इसको शॉर्ट में क्या लिख लोगे, डाउट क्लैरिफिकेशन। ये इसका पर्पस है, ठीक है, ओके। आगे की बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं अल्पकालीन चर्चा की, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा, इस पे आते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से बना लीजिएगा इसको। तो 1 मिनट, हाँ। तो अल्पकालीन चर्चा आपको मैं बताऊं, उसके पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ऑनलाइन क्लास डिटेल में करनी है, प्री मेंस पूरा डिस्कशन के साथ करना है, आंसर राइटिंग, तो आप हमारा स्क्रीन पर दिए गए एप्लीकेशन रविन एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए, और वहाँ से हमारे वो डिटेल में क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की डिटेल में जानकारी लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगली इन्फॉर्मेशन, रविन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले मिशन आईएएस शुरुआत किया जा चुका है। इससे जुड़ने के लिए पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के स्टूडेंट इसमें अलाउ हैं, और यहाँ पर तैयारी घर बैठे कराई जाती है बिना किसी खास चार्ज फीस के, और आप पूरी तैयारी घर पर बैठकर कर सकते हैं। जुड़ने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, नंबर और मिशन आईएएस लिखकर भेज दीजिए, हमारी टीम आपको मिशन आईएएस पर जोड़ लेगी। थैंक यू। तो हम लोग बात करते हैं अब अल्पकालीन चर्चा, ठीक है। तो अल्पकालीन चर्चा क्या होती है, इस टर्म को क्लियर कर लेते हैं फटाफट। अल्पकालीन चर्चा, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है, अविलंबनीय लोक महत्व, है ना। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को ना, जो देखो समझो, अविलंबनीय लोक महत्व का कोई विषय है, ठीक है। अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाने के लिए अल्पकालीन चर्चा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कोई गैर सरकारी सदस्य इसको ला सकता है, ठीक है, सरकार का सदस्य नहीं, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा, तो अल्पकालीन चर्चा कौन उठाएगा, गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य के द्वारा उठाई जाती है। मतलब ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंत्री नहीं है, जो सरकार में शामिल नहीं है, उसको बोलेंगे गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। सप्ताह में 2 दिन का समय इसमें फिक्स किया जाता है, 2 दिन इसके लिए फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट है। और सामान्यतः ये मंगलवार और बृहस्पतिवार, है ना, मंगलवार और
बृहस्पतिवार। 2 दिन इसके लिए फिक्स कर दिए जाते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है। और अल्पकालीन चर्चा उठाने की जो परंपरा है ये 1953 में शुरू की गई थी। 1953 में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं व्यवस्था का प्रश्न। छोटे छोटे टर्म हैं, इसको आप जान लो फटाफट। व्यवस्था का प्रश्न, ये व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है भाई, बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर, है ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो जब संसद में किसी कार्यवाही के दौरान, ध्यान समझना, संसद में किसी कार्यवाही के दौरान, 1 मिनट, तो संसदीय, यहां पर मैं देख लूँ 1 मिनट, सभी लोग को समझ में आ रहा है? ओके। तो संसदीय प्रक्रिया के नियम का उल्लंघन कर दिया गया है, नियम का उल्लंघन किया गया, तो व्यवस्था का प्रश्न वहां से क्रिएट होगा कि कैसी व्यवस्था है जो आपने नियमों का उल्लंघन कर दिया है। इसका मतलब है व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। क्लियर? तो संसद का कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। प्रक्रिया का अगर उल्लंघन किया गया है तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है, उठा सकता है। तो कुल मिलाकर जो संसद की कार्रवाई होती है, वहाँ की जो प्रक्रिया चलती है उसके कुछ नियम होते हैं। अगर नियमों का उल्लंघन कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके उठाए जाने पर सदन की कार्यवाही को सस्पेंड कर दिया जाता है। जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तो सदन की कार्यवाही को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड